दोस्तों नमस्कार। प्राकृतिक पर्यावरण हमेशा से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों, हमेशा से मनुष्यों को आकर्षित करते रहे हैं। और प्रकृति न सिर्फ सीनिक ब्यूटी की दृष्टि से बल्कि हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है ऑक्सीजन, वो भी हमें यहीं से प्राप्त होती है। और ऑक्सीजन हमारे जीवन में के लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी है, ये हमें कोरोना काल में समझ में आ चुका है। अब भारत के कुछ भूभागों में जीव जंतु ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें हम बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र कह सकते हैं, रिच एरियाज कह सकते हैं। और कुछ क्षेत्रों में जनरल या कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब होता यह है कि भारत सरकार का जो पर्यावरण विभाग है, उन्होंने देखा कि वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए फ्लोरा और फोना, यहाँ वन्य जीव भी शामिल हैं और पेड़ पौधे जो छोटे छोटे हैं वो भी शामिल हैं, जिसको हम फ्लोरा और फोना कहते हैं। तो इन दोनों को कंजर्व करने के लिए जहां ऐसे क्षेत्र जहां इनकी अधिकता है, उनको हमने क्या किया, भारत सरकार ने प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया, संरक्षित घोषित कर दिया। और किस रूप में संरक्षित घोषित किया है? 3 रूपों में। पहले सेंचुरी, जो सबसे छोटे क्षेत्र होते हैं उन्हें सेंचुरी बना दिया जाता है, अभयारण्य बना दिया जाता है, सेंचुरी अभयारण्य कहते हैं जिनको हम। दूसरा, उससे बड़े एरिया जो हैं वहां नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। और जो उससे भी अधिक रिच बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं, वहां बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। और ये तीनों प्रकार के क्षेत्र जो हैं संपूर्ण भारत में भिन्न भिन्न राज्यों में हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसी से संबंधित एक शब्दावली है, जिसको आप सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा इसका महत्व है और साथ ही जन सामान्य को भी इसको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना आप और हमारा सभी का दायित्व है। और ये न सिर्फ नैतिक दायित्व है, बल्कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें इसको शामिल किया गया है कि आपको जंगलों की, वनों की और पर्यावरण की रक्षा करना है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जाने ESZ मतलब इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। तो वैसे तो नाम से स्पष्ट है, फिर भी मैं इसको क्लियर कर दूं कि अभी जो हमने देखा, जो हमारे यहाँ संरक्षित क्षेत्र हैं, जो हम सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क के रूप में देखते हैं, वो जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं, मूल रूप से सभी में 2 भाग होते हैं। एक होता है कोर एरिया और दूसरा होता है बफर एरिया। कोर एरिया में जानवर रहते हैं मूलतः, और बफर एरिया में कहीं कहीं वो कभी कभी बफर एरिया में भी घूमते फिरते आ जाते हैं। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बंगला नुमा मकान होते हैं, आपने देखा होगा, पता चला वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर में 5000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। हम उसकी मकान की बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए फीट की बात करें कि 5000 स्क्वायर फीट का कोई एरिया है जिसमें मकान बना है। अब मकान 1000 स्क्वायर फीट या 1500 या 2000 स्क्वायर फीट में बना है, जहां वो मनुष्य या जो जिसका बंगला है वो रहेगा। और आसपास की जो जमीन है, जहां वो गार्डन के रूप में या खेती के रूप में उपयोग कर रहा, आपने देखे होंगे कहीं खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, गार्डन लगा देते हैं आसपास के चारों तरफ का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो बंगला है उसका वो कोर एरिया हुआ, जहां की मनुष्य रह रहा है, और जो गार्डन वाला पोर्शन हुआ वो बफर जोन हुआ। तो संरक्षित क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। उस कोर जोन में क्या होता है, जानवर रहते हैं, और बफर जोन पर्यावरण संरक्षण, और कभी कभी जानवर जो है अपने कोर एरिया से बाहर भी निकल के आए तो डायरेक्टली वो आबादी या ह्यूमन निवास के पास ना पहुंच जाए, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यदि कोर जोन के बाद सीधे मानव बसाहट शुरू हो जाएगी तो कई बार जानवर घूमते फिरते वहां जाएगा, हो सकता है मनुष्यों को नुकसान पहुंचा दे या मनुष्य उनको नुकसान पहुंचा दे। तो 2 भागों में विभक्त होता है। अभी हमारे यहाँ जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जो 600 से ज्यादा हैं, तो हो ये रहा है कि कई ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहां कोर एरिया तो सब में है, लेकिन बफर जोन उसमें या तो है ही नहीं, या तो बफर एरिया जो है काफी कम है। तो सभी क्षेत्रों में पर्यावरण मंत्रालय जो है इको सेंसिटिव जोन बनाएगा, जिससे क्या होगा कि पर्यावरण संरक्षित होगा और जानवरों के लिए ज्यादा स्पेस मिल पाएगा। इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देखें उसको बनाने को, जो ESZ है, तो सबसे पहले तो संरक्षित क्षेत्र का एरिया ज्यादा होगा और वहां पर विकास की गतिविधियों को कम किया जाएगा। उससे होगा क्या, पूरा इकोसिस्टम संरक्षित रहेगा, पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या है, संभावित जोखिम को कम करना, यह भी उसका उद्देश्य है इको सेंसिटिव जोन बनाने का। इसको हम कैसे समझें? हम देखते हैं कि जब भी मनुष्य प्रकृति के साथ अनियंत्रित छेड़छाड़ करता है या अनियंत्रित दोहन करता है, तो प्रकृति भी जो है उसके दुष्परिणाम सामने दिखाई देते हैं। जो बाढ़ है, सूखा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, लैंडस्लाइड जो है, भूस्खलन हो रहा है,
भूकंप आ रहे हैं और यहाँ तक कि कोरोना, जिसमें भी चाइना के वुहान में जीव जंतुओं के साथ अनियंत्रित तरीके से जो छेड़छाड़ की गई, ये सब इसी का परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, सब इसके परिणाम है। तो इन जोखिमों को कैसे कम किया जाए? इको सेंसिटिव जोन बनाकर। उससे क्या होगा? एरिया बढ़ेगा, एक और जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे, साथ ही पूरा इकोसिस्टम भी कंजर्व रहेगा। क्योंकि हो ये रहा है कि अभी उदाहरण के तौर पे हम देखें, जैसे उत्तराखंड में जो ग्लेशियर पिघल के गिरा धौलीगंगा में और वहां बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां तो इस तरीके के जो हैं हादसे होते रहते हैं। तो इन सब हादसों से बचाव होगा। चौथा क्या फायदा होगा? इन सिटू कंजर्वेशन, ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको मैं बता दूं कि कोई भी जानवर जो जहां पाया जाता है स्पेसीज, उसका संरक्षण दो तरीके से किया जाता है। एक तो जहां वो पाया जाता है, क्योंकि उसका नेटिव प्लेस वही है, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जहां जो पाया जाता है वहीं उसको संरक्षित किया जाता है। कहीं अन्य जगह पे ले जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब वहीं जो स्पेसीज जहां मिल रही है वहीं उसका कंजर्वेशन करें, उसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और इसके अतिरिक्त जो अन्य कंजर्वेशन के तरीके रहेंगे वो उसको क्या बोले? हम बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। पांचवा इसका फायदा होगा कि जंगलों के विनाश में या क्षय में जो कमी आ रही है उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग होगी। और छठवां, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में कमी आएगी। अभी जो मैंने बताया कि जहां बफर एरिया बहुत कम है वहां होता ये है, जैसे पता चला कि मनुष्य जो है, जो जंगली जानवर हैं जो कोर एरिया में हैं, वो घूमते फिरते पता चला आबादी में आ गए, वहां उन्होंने मनुष्यों को खा लिया या उनके पालतू पशुओं को खा लिया। या फिर कई बार आप देखते हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके बीच से यदि हाईवे गया है तो कई जो है जानवर हाईवे में यदि रात्रि में आ गए और कार वार की टक्कर से या गाड़ियों की टक्कर से मर जाते हैं। इन सब चीजों को, दोनों के बीच में संघर्ष को कम करने के लिए जो है इको सेंसिटिव जोन काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब हम देखें कि ये इको सेंसिटिव जोन जो हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, कौन अथॉरिटी है। तो इको सेंसिटिव जोन बनाने की जो अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जो भारत सरकार का वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग है। वो अधिसूचित करता है कि हम किस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाएंगे, और वो भी किस एक्ट के तहत करता है? पर्यावरण संरक्षण एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। अब हम देखें कि जो क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन बनाए जाएंगे उनमें कौन कौन सी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी, कौन सी गतिविधियां जो है कंट्रोल्ड वे में चलाई जाएंगी, और कौन सी गतिविधियां फुली मतलब फ्रीली चलाई जाएंगी। तो हम देखें कि ऐसे क्षेत्र जो बनाए जाएंगे उनमें बहुत सारी गतिविधियां हैं जिन पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जैसे इस प्रकार के क्षेत्रों में किसी प्रकार का वाणिज्यिक खनन नहीं करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले ऐसे कोई उद्योग या मिलें स्थापित नहीं किए जाएंगे। बड़े बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो स्थापित नहीं किए जाएंगे। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट बनते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में नहीं बनाए जा सकेंगे। यहाँ तक कि जो एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है, हॉट एयर बैलूनिंग टाइप की, वो भी ऐसे क्षेत्रों में प्रोहिबिटेड रहेंगी, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। अब हम दूसरे नंबर पे देखें ऐसी कौन सी गतिविधियां रहेंगी, एक्टिविटीज रहेंगी जो कंट्रोल्ड वे पे चलाई जाएंगी, जो शासन के देख रेख में और उनकी परमिशन से चलाई जा सकती हैं। तो वो है वृक्षों की कटाई कंट्रोल्ड वे पे, इस क्षेत्र में होटल रिसोर्ट की स्थापना, और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन, ये कंट्रोल वे में किया जाएगा। अब तीसरा, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो फ्रीली होंगी, जिनकी अनुमति है? तो कृषि से संबंधित गतिविधियां, विशेष रूप से जैविक खेती को बल दिया जाएगा ऐसे क्षेत्रों में। वर्षा जल संचयन पे बल दिया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जाएगा, और कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उस पे, ग्रीन टेक्नोलॉजी जो रहेगी उस पे फोकस किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे क्षेत्र बनने से जहां पर्यावरण तो अधिक से उसको फायदा पहुंचता है ना, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, पर्यावरण को, सबको फायदा पहुंचेगा, लेकिन समाज के एक वर्ग का मानना है कि इससे विकास अवरुद्ध हो जाता है उस क्षेत्र में। पता चला जिस एरिया को हमने ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया, उसके आसपास का एरिया जो है, उस एरिया में चूंकि सारी गतिविधियां जो है प्रोहिबिटेड हो गई, तो वहां विकास नहीं हो पाएगा। तो जो विकास और पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट का जो इश्यू है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमेशा से चलता रहा है। कुछ वर्ग विकास को महत्व देता है, कुछ पर्यावरण को। तब दोनों के बीच की अवधारणा, एक सामंजस्यपूर्ण धारणा आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, टिकाऊ विकास, स्थायी विकास। मतलब हम विकास तो करें, विकास भी जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को मिनिमम क्षति करके या पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, इस तरीके से हमें विकास कार्य करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में जो है, जो इको सेंसिटिव जोन, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जहां पर बफर जोन कम है या
या नहीं है वहां बनाए जाएंगे। इसका जो रेडियस होगा ये कोर एरिया से 10 किलोमीटर की रेंज का होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है। इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जहां जैसी परिस्थिति है वहां कमी या वृद्धि की जा सकती है। अब हम देखें कि हाल ही में क्यों चर्चा है, तो अभी हाल ही में कुछ महीनों पूर्व जो है महाराष्ट्र में जो सेंचुरी है ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, वहां पर जो है ये बनाया गया है इस जोन को, इसलिए चर्चा में रहा। मैं आपको बता दूं कि जो फ्लेमिंगो सेंचुरी है महाराष्ट्र में, वहां बहुत सारे जो फ्लोरा फौना की दृष्टि से बहुत ज्यादा रिच है। वहां मैंग्रोव की 40 से अधिक प्रजातियां, मैंग्रोव जो है कोस्टल एरियाज में जो उगने वाले पेड़ हैं जो हार्डी वाटर में उग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैंग्रोव। फ्लेमिंगो की 100 से ज्यादा प्रजातियां हैं। मछली, तितली, कीटों और मैमल्स जिसको स्तनधारी बोलते हैं उसकी कई प्रजातियां इस जो है सेंचुरी में हैं। ये पहली सेंचुरी नहीं है जहां पे जो है ESZ बनाया गया है। इसके पहले भी चाहे हम बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें, चाहे हम जो है वायनाड सेंचुरी की बात करें या वारेनहट्टा नेशनल पार्क की बात करें, इन सभी में जो है इस प्रकार के जोन बनाए जा चुके हैं। यदि आप जो बांदीपुर है, जो नाम मैंने बताया, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जानते हो, तो स्क्रीन पे वो जो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि ये नेशनल पार्क जो है सेंचुरी इंडिया में कहाँ कहाँ स्थित है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।